हेलो एंड वेलकम बैक डियर व्यूअर्स इनटू द लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ फैल्कन नर्सिंग क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा दैट विल बी द आईवी फ्लूइड्स और इंट्रावेनस फ्लूइड्स। देखिए, जो भी फ्लूइड्स हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द इंट्रावेनस रूट, डिफरेंट रूट्स होते हैं ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यू ऑलरेडी नो। जो भी फ्लूइड्स हम एडमिनिस्टर करते हैं थ्रू द इंट्रावेनस रूट उनको हम आईवी फ्लूइड्स बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है। अब जो भी आईवी फ्लूइड्स हमारे पास होते हैं, तीन कैटेगरीज हमारे होते हैं आईवी फ्लूइड्स के। फर्स्ट वन इज द crystalloids, second is the colloids and third जो है that is the blood and blood products। blood और blood products पे हमने डिटेल 2 लेक्चर्स अपलोड किए हैं, तो उनकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, यू कैन चेक दैट आउट। क्रिस्टोलाइड्स और कोलाइड्स की बात करेंगे। देखिए, क्रिस्टोलाइड्स क्या होते हैं और कोलाइड्स क्या होती है। एज फॉर इंस्टेंस के हम किसी वेसल में जो है पानी लेंगे, ठीक है। सो जो उसमें पानी होगा दैट विल एक्ट एज द सॉल्वेंट, ठीक है। क्योंकि अगर हम इसमें कुछ डालेंगे देयर आर द चांसेस कि या तो वो चीज़ इसमें डिजॉल्व होगी या फिर नहीं होगी। अब लेट अस अज्यूम कि हमने सॉल्ट लिया या शुगर लिया, जब हम ये पानी में डालेंगे तो इट विल गेट डिजॉल्व, ठीक है। सो यहाँ पे हमें जो हमने सॉल्ट डाला या शुगर डाला दैट विल एक्ट एज द सोल्यूट। अब ये जो सोल्यूशन बना, इसमें हमें जो सोल्यूट है दैट इज द सॉल्ट और शुगर वो विजिबल नहीं है। सो वी कैन से कि ये जो सोल्यूशन है दैट इज अ क्रिस्टलाइड सोल्यूशन। सो जो क्रिस्टलाइड्स होते हैं उनमें जो सोल्यूट होता है, ठीक है, वो विजिबल नहीं होता है। अब सोल्यूट क्या होता है इनमें, एज फॉर इंस्टेंस डेक्सट्रोज की बात करेंगे उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है। नॉर्मल सलाइन की इसमें NaCl होता है, या RL की बात करेंगे इसमें पोटेशियम वगैरह जो भी होता है। जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं और जो भी सोल्यूट्स होते हैं वो इनमें विजिबल नहीं होते हैं। सो जिन सोल्यूशंस में सोल्यूट विजिबल नहीं होगा दैट आर कॉल्ड एज द क्रिस्टोलाइड्स। लेकिन कोलाइड्स जो होते हैं, कोलाइड्स में जो सोल्यूट्स होते हैं, ठीक है, जो इनमें सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं दैट आर सस्पेंडेड, ठीक है, सस्पेंडेड होती है। और वी कैन से कि वो फुल्ली डिजॉल्वड नहीं होते हैं और टू सम एक्सटेंट दैट आर विजिबल। सो जो कोलाइड सॉल्यूशंस होते हैं, कोलाइड सॉल्यूशंस में सोल्यूट जो होता है वो फुली डिसॉल्वड नहीं होता है और सस्पेंडेड होता है और विजिबल होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्रिस्टोलाइड्स एंड कोलाइड्स। अब कोलाइड्स में क्या आता है, एल्ब्यूमिन आता है, जिलेटिन आता है, ड्रैक्सटोन और हीटा स्टार्च आता है। देन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। ब्लड प्रोडक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ आएंगे, एज फॉर इंस्टेंस हमारे FFPs आएंगे, दैट इज द फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ठीक है। प्लेटलेट्स आएंगी, ऑल्दो FFPs जो होते हैं दैट इज समटाइम्स ऑल्सो यूज टू इंक्रीज द ऑस्मोटिक प्रेशर, बट ये ब्लड प्रोडक्ट्स में आता है, ठीक है। देन और भी PRBCs एटसेट्रा, ठीक है, दैट कम्स अंडर ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स। अब अगर हम तीनों चीज़ों को लेंगे, ठीक है, कोलाइड्स को, क्रिस्टोलाइड्स या ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट्स, ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स होंगे, इनका जो जो ऑस्मोलैरिटी होगी दैट विल बी सेम एज दैट ऑफ द ब्लड। लेकिन अगर हम ब्लड की ऑस्मोलैरिटी की बात करेंगे, जो ऑस्मोलैरिटी ऑफ ब्लड होती है और जो ऑस्मोलैरिटी ऑफ प्लाज्मा होती है दैट इज बिटवीन 275 टू 295 मिली ऑस्मोल्स पर केजी ऑफ ब्लड, ठीक है। इस बेसिस पे हम बोलते हैं कि जो हमारे पास जो भी सॉल्यूशन है, वेदर द क्रिस्टलाइड है या कोलाइड है, ये क्या वो हाइपरटोनिक है, आइसोटोनिक है, या फिर वो हाइपोटोनिक है। और इस बेसिस पे हम ये भी बोलते हैं कि जो भी हम सबस्टेंस और जो भी हम फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं, वेदर द कोलाइड और क्रिस्टलाइड, उसका मूवमेंट क्या होगा। देखिए कैसे, अगर हम कोलाइड्स की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम एक इंडिविजुअल में कोलाइटिस एडमिनिस्टर करते हैं तो तीन स्पेसेस होती है। दिस इज द ब्लड वेसल, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर जो स्पेस होगी दैट इज द इंट्रावास्कुलर स्पेस, सिंपली द स्पेस विद इन द ब्लड वेसल, ठीक। देन अब ब्लड वेसल के बाहर जो स्पेस है और जो सेल्स के बाहर है, ठीक है, सो द स्पेस बिटवीन द ब्लड वेसल एंड द बॉडी सेल्स, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियम, या और सेल के बाहर की स्पेस दैट इज द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। देन एक और स्पेस आती है इनसाइड द सेल दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रा सेल्यूलर स्पेस। देखिए, जब भी हम एक इंडिविजुअल में कोलाइटिस एडमिनिस्टर करते हैं तो कोलाइटिस क्या करते हैं, अगर वेसल की परमेबिलिटी जो है वो नॉर्मल है, ठीक है,
अगर वेसल की परमेबिलिटी नॉर्मल है ऐसे इंडिविजुअल में, तो ये जो कोलाइडस है ये वास्कुलर स्पेस से बाहर नहीं निकलते। दैट मीन्स कि जो कोलाइडस हम एडमिनिस्टर करते हैं ये रहते हैं विद इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस। नाउ अगर ये विद इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस रहते हैं, सो जब भी हमें एक इंडिविजुअल में इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम बढ़ाना हो, जब भी एक इंडिविजुअल में हमें इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को बढ़ाना हो, एट दैट टाइम वी मेक यूज ऑफ कोलाइडस। सो कोलाइडस जब हम यूज करते हैं ये इंक्रीज करते हैं इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम। कैसे करते हैं? पहली चीज ये तो विद इन द वास्कुलर कैविटी रहते हैं। दूसरी चीज ये क्या करते हैं, जो भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, एज पर इंस्टेंस के इंटरस्टिशियम में सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे कि जो इंटरस्टिशियल स्पेस में वाटर होता है उस वाटर को ये अपनी ओर खींचते हैं कोलाइड्स। दे ड्रैग द वाटर फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस टुवर्ड्स द इंट्रावास्कुलर स्पेस। ठीक है। नाउ दूसरी बात अगर हम करेंगे क्रिस्टोलाइड्स की, तो क्रिस्टोलाइड्स क्या करते हैं? क्रिस्टोलाइड्स जो होते हैं, क्रिस्टोलाइड्स पास करते हैं इस वेसल की जो बॉर्डर होता है, जो लेयर होता है वेसल का, उसको पास करते हैं, देन एंटर्स इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस। अब कौन कौन सा फ्लूइड एंटर करता है इन द इंटरस्टिशियल और एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस? एज पर इंस्टेंस नॉर्मल सलाइन हमने किसी इंडिविजुअल को दिया, आरएल दिया, तो ये क्या करते हैं, ये एंटर होते हैं इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, लेकिन जो सेल का मेम्ब्रेन है उसको पास नहीं करते हैं। सो वी कैन से कि जो नॉर्मल सलाइन होता है और रिंगर लैक्टेट होता है वो पास करता है इंट्रावेस्कुलर स्पेस से एंड निकल के कहाँ जाता है, इन द इंटरस्टिशियल स्पेस, बट विद इन द सेल नहीं जाता है, और वी कैन से कि इंट्रासेल्युलर स्पेस में नहीं जाता है। बट जब हम किसी इंडिविजुअल को डेक्सट्रोज देते हैं और सिंपली हम किसी इंडिविजुअल को डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर देते हैं, देन वो क्या करता है, वो पास करता है इंट्रावास्कुलर स्पेस को। ठीक है। देन ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस है और इंटरस्टिशियल स्पेस है इसको भी पास करता है, देन एंटर्स इनटू द सेल। ठीक है। और वी कैन से कि ये चला जाता है विद इन द इंट्रासेल्यूलर स्पेस। सो अगर किसी इंडिविजुअल को इंट्रासेल्यूलर डिहाइड्रेशन होगी, ठीक है, अगर किसी इंडिविजुअल ने लेस वाटर इनटेक किया है तो ऐसे इंडिविजुअल को चांसेस है कि इसको इंट्रासेल्यूलर डिहाइड्रेशन होगी। तो वहां पे हम क्या करते हैं, वहां पे इस इंडिविजुअल को ऐसा फ्लूइड देते हैं जो वेसल की स्पेस को भी क्रॉस करेगा, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस को भी क्रॉस करेगा और एंटर हो जाएगा इनटू द इंट्रासेल्यूलर स्पेस। एज फॉर इंस्टेंस हम क्या देते हैं ऐसे इंडिविजुअल को, वी एडमिनिस्टर डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। देखिए जब हम ये डेक्सट्रोज ऐसे इंडिविजुअल को एडमिनिस्टर करते हैं तो डेक्सट्रोज में क्या होता है, डेक्सट्रोज में यू नो कि इसमें ग्लूकोज होता है और शुगर होता है। जो शुगर होता है ये मोनोसेकेराइड होता है, ये जाके एब्जॉर्ब हो जाता है और पीछे क्या रह जाता है, पीछे रह जाता है वाटर। ठीक है। सो वो जो वाटर है वो एंटर हो जाता है इनटू द सेल। सो दैट इज द रीजन कि जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं जिस इंडिविजुअल को सेरेब्रल एडिमा होगा, वहां पे हम बोलते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल को जो डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज 5% और 10% और 25% वो कंट्राइंडिकेटेड है। क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि वहां पे शुगर एब्जॉर्ब होता है और पीछे रह जाता है खाली पानी, और जो वो पानी होता है दैट कैन एंटर इनटू द ब्रेन सेल्स, वहां पे जाके सेरेब्रल एडिमा को एग्रीगेट कर सकता है और एग्रीवेट कर सकता है। दैट इज द रीजन कि वहां पे डेक्सट्रोज कंट्रा इंडिकेटेड होता है। सो समराइज करने की बात करेंगे तो कोलाइड जो होते हैं वो विद इन द वेसल रहते हैं। अगर हमें वेस्कुलर वॉल्यूम इंक्रीज करना हो तो वहां पे हम उनको यूज करते हैं। लेकिन क्रिस्टोलाइड जो होते हैं वो वेसल स्पेस को लीव करते हैं, या तो इंटरस्टिशियल स्पेस में रहेंगे या फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस में जाएंगे। नाउ अगर क्रिस्टोलाइड्स की बात करेंगे, क्रिस्टोलाइड्स के तीन कैटेगरीज होते हैं। दे कैन बी आइसोटोनिक क्रिस्टोलाइड्स, या तो आइसोटोनिक हो गए या फिर हाइपोटोनिक हो गए या फिर हाइपरटोनिक हो गए। देखिए टोनिसिटी की बात की हमने और ऑस्मोलैरिटी की बात की हमने। जो ब्लड की ऑस्मोलैरिटी होती है दैट इज 275 टू 295 मिली ऑस्मोलस पर केजी। ठीक है। देखिए ऑस्मोलैरिटी क्या होती है? ऑस्मोलैरिटी सिंपली मीन्स कि गाढ़ापन। ठीक है। अगर एज पर इंस्टेंस हमने यहाँ पे वाटर लिया, फिर से हम वाटर लेते हैं, ठीक है, इसमें हम सॉल्ट और शुगर डालेंगे। ठीक है। एज पर इंस्टेंस मैंने पहले डाले 5 ग्राम, ठीक, उसके बाद एक और सोल्यूशन लिया
उसमें डाले मैंने 10 ग्राम्स। तो जिसमें 10 ग्राम्स डाले उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा होगी, और वी कैन से कि ये जो दूसरा सॉल्यूशन होगा इट विल बी मोर विस्कस, ठीक है, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन ए। ये रिप्रेजेंट करता है, दिस इज कॉल्ड एज द ऑस्मोलैरिटी। अब जिन सॉल्यूशंस की ऑस्मोलैरिटी ब्लड के ऑस्मोलैरिटी के बराबर होगी, ठीक है, कंपेरेबल होगी, दैट आर कॉल्ड एज द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक। सो जब भी हम एक इंडिविजुअल में आइसोटोनिक सॉल्यूशन एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है, सो ये क्या करता है, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है, अगर ये इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाएगा तो वहां पे ये क्या करता है, अब यहाँ पे ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसकी जो ऑस्मोलैरिटी है दैट इज कंपेरेबल विद ब्लड ऑस्मोलैरिटी। सो ये फ्लूइड के मूवमेंट को चेंज नहीं करता है। दैट मीन्स कि ना तो ये सेल्स में फ्लूइड को इंड्यूस करवाएगा, ना ही ये सेल से फ्लूइड बाहर निकलवाएगा। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या आता है, नॉर्मल सलाइन आता है, आरएल आता है, या डेक्सट्रोज 5% आता है इन द वाटर। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, सिंपली जिसकी टोनिसिटी ब्लड से कम हो। दैट मीन्स कि 275 से इसकी जो टोनिसिटी है दैट विल बी लेस देन 275। सो जब भी हम एक इंडिविजुअल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हम एडमिनिस्टर करते हैं, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस में जब ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जाता है, लेकिन विद इन द, अगर हम सेल की बात करेंगे तो विद इन द सेल क्या होगा, अब सेल में ज़्यादा टोनिसिटी है, ठीक है, अब यहाँ पे जो है गाढ़ापन वो ज़्यादा है, और वी कैन से कि यहाँ पे जो है जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है। तो ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है ये इंटरस्टिशियल स्पेस से जाके एंटर हो जाएगा विद इन द सेल। सो दैट इज द रीजन कि हम बोलते हैं कि जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कॉज द सेल स्वेलिंग, ये सेल स्वेलिंग करते हैं। देन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जब भी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाएगा, अब इसकी टोनिसिटी ज़्यादा है तो ये सेल से विड्रॉ करेगा वाटर। सो हम क्या बोलेंगे, जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस होते हैं दे कॉज द सेल श्रिंकेज, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो मूवमेंट ऑफ वाटर होगा दैट विल बी फ्रॉम द सेल इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस। हाइपोटोनिक में क्या आता है, जैसे 3% नॉर्मल सलाइन, 5% नॉर्मल सलाइन, या डेक्सट्रोज 5% इन रिंगर लैक्टेट, या डेक्सट्रोज 10% 25%, या D5 इन हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन, या जो कोलाइड्स होते हैं उनकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो ऑलमोस्ट होती है 310 मिली ऑस्मोलर से ज़्यादा, ठीक है। सो कोलाइड्स भी हमारे आते हैं इन द हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। अब कंपोजिशन क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइड्स की और उनके यूजेस क्या है। डेक्सट्रोज 5%, डेक्सट्रोज 5% के कंपोजिशन की बात करेंगे, डेक्सट्रोज 5% में 50 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज होते हैं पर लीटर। दैट मीन्स कि अगर हमें 1 लीटर बनाना होगा ऑफ D5, ठीक है, D5 इन वाटर होता है ये, अगर हमें इसका 1 लीटर बनाना होगा तो फॉर दैट पर्पज हमें कितना लेना है, 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लेने हैं हमें, और 50 ग्राम्स ऑफ डेक्सट्रोज लेना है हमें। सो यूजुअली क्या होते हैं हमारे पास 500 ml के बोटल्स होते हैं। दैट मीन्स कि जो 500 ml वाली बोतल होती है उसमें 25 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, और वी कैन से कि अगर इस 500 ml वाली बोतल को हम 5 डिविजन्स करेंगे पर 100 ml कितना आएगा, 5 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं पर 100 ml। अब कभी कभार हमसे एग्जामिनर क्या पूछता है कि अगर हमने किसी इंडिविजुअल को D5 500 ml एडमिनिस्टर किए तो बताइए कि ऐसे इंडिविजुअल को वो कितनी कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी। देखिए एक 100 ml में 5 ग्राम्स होते हैं और 500 ml में 25 ग्राम्स होते हैं। जो इसमें जो ये न्यूट्रिएंट होता है दैट इज द ग्लूकोज। न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा है कि जो ग्लूकोज होता है और जो कार्ब होते हैं मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो हमें 4 कैलोरीज ऑफ एनर्जी देते हैं। सो सिंपली अगर इसमें 500 ml वाली बोतल में 25 ग्राम्स है दैट मीन्स कि 25 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट मीन्स कि 100 कैलोरी देती है हमें एक बोतल ऑफ D5। अब D5 की जगह पे आपको D10 दिया जाएगा तो सिंपली उसमें क्या है 10 ग्राम्स है पर 100 ml। तो 10 अगर 10 है पर 100 ml तो 500 ml में क्या कितने हो गए, 10 इंटू 5 दैट मीन्स 50, 50 इंटू 4 दैट इज 200 कैलोरी। सो अगर D10
का 500 ml देंगे तो वो वहाँ पे 200 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करेगी। इस तरह से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, मोस्टली D5 का पूछते हैं। देन अगर इंडिकेशंस की बात करेंगे तो किस किस कंडीशन में ये इंडिकेटेड है। जो डेक्सट्रोज हम देते हैं, डेक्सट्रोज 5% इन वाटर, वो किस कंडीशन में इंडिकेटेड है। फर्स्ट वन इज द डिहाइड्रेशन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर किसी इंडिविजुअल को इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन होगी, वहां पे हम डेक्सट्रोज 5% का यूज करते हैं। क्यों डेक्सट्रोज 5% का यूज करते हैं? बिकॉज ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है और जो प्लेन वाटर रहता है और डिस्टिल्ड वाटर रहता है वो जाके फिर सेल्स में एंटर हो जाता है, वहां पे वो डिहाइड्रेशन को ओवरकम करता है। देन हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया को कैसे ट्रीट करता है? अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपरनेट्रीमिया है, दैट मीन्स कि इसका जो ब्लड है और प्लाज्मा जो है इसमें सोडियम ज्यादा है। अब अगर हम इस इंडिविजुअल को क्या है, जब हम इस इंडिविजुअल को डेक्सट्रोज 5% देते हैं तो ये काज करता है डाइल्यूशन ऑफ द ब्लड। एज फॉर इंस्टेंस, इनिशियल में जब हमने थेरेपी स्टार्ट नहीं की थी, तब जाके 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थे, उनमें एज फॉर इंस्टेंस एक्स अमाउंट था सोडियम का। अब हमने 1 लीटर एडमिनिस्टर किया डेक्सट्रोज का, अब 6 लीटर्स में ये एक्स अमाउंट है। सो ऑब्वियसली जो सोडियम है वो कम हुआ है। एंड देन प्रिवेंशन ऑफ स्टारवेशन कीटोसिस। जब भी स्टारवेशन होती है तो एक इंडिविजुअल में क्या होता है, जो फैट्स होते हैं और फैटी एसिड्स होते हैं, दैट आर यूटिलाइज्ड फॉर द एनर्जी पर्पस। जब एनर्जी पर्पस के लिए फैट्स यूटिलाइज होंगे, वहां पे कीटोन बॉडीज प्रोड्यूस हो जाएगी, तो दैट इंडिविजुअल कैन डेवलप कीटोसिस। उसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, डेक्सट्रोज 5% का यूज करते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलती है। ठीक है, कार्ब्स प्रोवाइड करता है, उनसे एनर्जी निकलती है, और जो फैट्स होते हैं उनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, तो जो कीटोसिस है वो प्रिवेंट हो जाती है। कंट्राइंडिकेशन क्या है? सेरेब्रल एडिमा। सेरेब्रल एडिमा में क्यों कंट्राइंडिकेटेड है, ऑलरेडी आपको बोल दिया। देन हाइपोनेट्रीमिया। अगर किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी हाइपोनेट्रीमिया है तो जो डेक्सट्रोज 5% है ये डाइल्यूशन करता है ब्लड की, सो ये एग्रीवेट कर सकता है हाइपोनेट्रीमिया को। दैट इज द रीजन कि D5 कंट्राइंडिकेटेड है इन केस ऑफ हाइपोनेट्रीमिया। देन सेकंड कम्स द DNS। ठीक है, डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सलाइन। ठीक, तो कंपोजिशन की बात करेंगे। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? सोडियम जो होता है दैट इज 154 मिली इक्वलेंटस, क्लोरीन होता है 154, और डेक्सट्रोज जो होता है दैट इज 50 ग्राम पर लीटर ऑफ द ब्लड। इंडिकेशन की बात करेंगे तो DNS किस किस कंडीशन में इंडिकेटेड होगा? अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोवोल्यूमिया होगा, ठीक है, हाइपोवोल्यूमिया को ट्रीट करने के लिए हम यूजुअली जो है नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। लेकिन हाइपोवोल्यूमिया के साथ साथ ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, सॉल्ट डिप्टीशन होगी। अगर किसी इंडिविजुअल में जो NaCl है, या तो ऐसे इंडिविजुअल को हाइपोनेट्रीमिया होगा और हाइपोक्लोरीमिया होगा, या दोनों चीजें एग्जिस्ट होंगी। तो जो DNS होता है वो प्रोवाइड करता है सोडियम को भी और क्लोरीन को भी। सो अगर इस इंडिविजुअल को हाइपोवोल्यूमिया के साथ साथ साल्ट डिप्टीशन होगी, एट दैट टाइम हम एडमिनिस्टर करेंगे DNS। प्लस ऐसे इंडिविजुअल को जो है वो NPO स्टेटस पे होगा। सो ऑब्वियसली ऐसे इंडिविजुअल को बाय माउथ जो है सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिलता है। सो एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम इसको क्या देंगे, डेक्सट्रोज। सो जो कॉम्बिनेशन बनेगी इन 3 कंडीशंस में, फ्लूइड ऑफ चॉइस जो बनेगा दैट इज द DNS। सो अगर इस किसी इंडिविजुअल को हाइपोनेट वोल्यूमिया होगा अलॉन्ग विद द सॉल्ट डिप्लीशन एंड एनर्जी क्राइसिस होगी और एनर्जी सप्लाई की रिक्वायरमेंट होगी, वहां पे हम DNS का एडमिनिस्टर करते हैं। देन वोमिटिंग इंड्यूस्ड अल्कोलोसिस। अगर किसी इंडिविजुअल को एक्सेसिव वोमिटिंग हुई है, वोमिटिंग से क्या होता है, वोमिटिंग में जो है HCl लॉस हो जाता है। ठीक है, सो ऐसे इंडिविजुअल को जब HCl लॉस हो गया तो वहां पे डेवलप होगी अल्कलोसिस। अब जो नॉर्मल सलाइन होता है, नॉर्मल सलाइन जो है वो ब्लड का पीएच जो है वो स्लाइटली इंक्रीज कर देता है। सो जब हम ऐसे इंडिविजुअल को जिसको वोमिटिंग से अल्कलोसिस हुई होगी, जब DNS देंगे तो नॉर्मल सलाइन कंपोनेंट इसमें क्या करेगा, वो ब्लड के पीएच को ब्लड के पीएच को रिड्यूस करेगा, ब्लड के पीएच को रिड्यूस करेगा। उससे क्या होगा, एक इंडिविजुअल को जो है जो अल्कलोसिस होगी बिकॉज ऑफ द वोमिटिंग वो ओवरकम हो जाएगी। प्लस एनर्जी सप्लाई। अब किसी इंडिविजुअल में एक्सेसिव वोमिटिंग हुई है, वहां पे एनर्जी डिप्लेशन हुई है, इन दैट कंडीशन हम ऐसे इंडिविजुअल को DNS एडमिनिस्टर करते हैं। सो वोमिटिंग इंड्यूस्ड अल्कलोसिस अगर होगी, इन एडिशन टू दैट एनर्जी डिमांड बड़ी होगी एक इंडिविजुअल की, वहां पे हम DNS देते हैं। DNS का जो नॉर्मल सलाइन का कंपोनेंट होता है वो जो ब्लड का पीएच होता है उसको स्लाइटली क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, उससे ये अल्कलोसिस जो है वो ओवरकम हो जाती है। देन
नॉर्मल सलाइन, ठीक है, नॉर्मल सलाइन में अगर कंपोजिशन की बात करेंगे, सोडियम जो होता है दैट इज 154 मिली इक्विवेलेंट और क्लोरीन भी सेम कंसंट्रेशन में होता है। इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम्स पूछा जाता है। देन इंडिकेशन की बात करेंगे, हाइपोवोलेमिक शॉक में जो फ्लूइड ऑफ चॉइस बनता है दैट इज द नॉर्मल सलाइन, ठीक। देन वोमिटिंग इंड्यूस्ड डिहाइड्रेशन, अगर वोमिटिंग से डिहाइड्रेशन हो गई हो एक इंडिविजुअल को, तो वहां पे हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। नॉर्मल सलाइन का ही क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वोमिटिंग में अल्कलोसिस होती है और जो नॉर्मल सलाइन होता है ये एसिडोसिस क्रिएट करता है। देन हाइपोनेट्रीमिया ट्रीटमेंट, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोनेट्रीमिया होगा वहां पे हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। क्यों नॉर्मल सलाइन यूज करते हैं? क्योंकि इसमें सोडियम प्रेजेंट होता है। इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस इन डीके, सेप्टिक शॉक एंड हाइपर कैल्सीमिया, जो नॉर्मल सलाइन होता है ये इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है इन केस ऑफ डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, आरएल का यूज नहीं करते हैं बिकॉज उसमें लैक्टेट होता है। देन सेप्टिक शॉक में भी हम इन एडिशन टू द अदर टाइप्स ऑफ शॉक्स, ठीक है, कार्डियोजेनिक शॉक में ऐसे फ्लूइड जो है वो कंट्राइंडिकेटेड होता है, लेकिन जो सेप्टिक शॉक है वहां पे भी हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, क्योंकि सेप्टिक शॉक में यूजुअली एक इंडिविजुअल को हाइपोनेट्रीमिया होता है, प्लस अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपर कैल्सीमिया होगा। तो हाइपर कैल्सीमिया में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जो सोडियम होता है, सोडियम एड करता है इन द एक्सक्रीशन ऑफ कैल्शियम। दैट इज द रीजन कि इन केस ऑफ हाइपर कैल्सीमिया हम नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन की बात करेंगे, अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपर वोल्यूमिक स्टेटस होगी। हाइपर वोल्यूमिक स्टेट क्या होती है? जब किसी इंडिविजुअल को जो फ्लूइड वॉल्यूम है विद इन द बॉडी वो एलिवेटेड हुआ होगा। एज फॉर इंस्टेंस के अगर किसी इंडिविजुअल को रीनल फेलियर है, ठीक है, सो रीनल फेलियर में ऐसे इंडिविजुअल को क्या होगा, जो एक्सक्रीशन ऑफ फ्लूइड होगी दैट विल बी लेस, ठीक है, वहां पे नॉर्मल सलाइन कंट्राइंडिकेटेड है। या किसी इंडिविजुअल को जो है, किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी इडिमा होगा, दैट इज ऑल्सो द हाइपरवोल्यूमिक स्टेट, वहां पे भी फ्लूइड कंट्राइंडिकेटेड है, नॉर्मल सलाइन भी हो बाकी फ्लूइड्स भी, ठीक। देन और जो हाइपरटोनिक है वो वहां पे एडमिनिस्टर कर सकते हैं। या किसी इंडिविजुअल को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, दैट इज द हाइपरवोल्यूमिक स्टेट, वहां पे जो है नॉर्मल सलाइन जो है कंट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। रिनल फेलियर वाले केस में भी क्या होता है, रिनल फेलियर वाले इंडिविजुअल में जो है मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। सो अगर हमने ऐसे इंडिविजुअल को नॉर्मल सलाइन एडमिनिस्टर किया तो देयर आर द चांसेस कि जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है वो एग्रीवेट होगी, क्योंकि जो सोडियम का होता है, सोडियम कॉजेज द एसिडोसिस। देन हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन, ठीक है, जो नॉर्मल सलाइन की बात करेंगे तो नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, दैट इज वन इज द 0. दिस वन इज द 0.9%, ठीक है, 0.9%। सो 0.9% वाले में क्या होता है कि जो सोडियम होता है और जो क्लोरीन होता है 0.9 ग्राम्स होते हैं पर 100 ml, ठीक है। सो अगर हमें 1 लीटर बनाना होगा ऑफ नॉर्मल सलाइन तो वहां पे हमें 9 ग्राम्स ऑफ NaCl की जरूरत पड़ती है, 9 ग्राम्स ऑफ सोडियम और 9 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन की जरूरत पड़ती है। सो अगर हम 500 ml बोतल की बात करेंगे, तो 500 ml वाली जो बोतल आती है उसमें कितना सोडियम अब होता है? 500 ml वाली में 9 ग्राम्स का हाफ, दैट इज द 4.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ठीक है, 4.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम प्रेजेंट होते हैं इन ए 500 ml नॉर्मल सलाइन बोतल, जो जिसकी कंसंट्रेशन होगी 0.9%। अब सेकंड थिंग इज कि वन हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन जो 0.9 है, 0.9% का हाफ, दैट इज द 0.45%, ठीक है, दैट इज द वन हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन, या इसको N/2 भी बोलते हैं। अब इसकी कंपोजिशन की बात करेंगे, अगर उसमें 154 है तो इसमें सोडियम और क्लोरीन उसका हाफ होगा, एग्जैक्टली उसका हाफ, दैट इज द 77, और क्लोरीन भी होगा 77। इंडिकेशंस क्या बनेगी हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन की? दैट इज द हाइपोवोलीमिया। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोवोलीमिया डेवलप हुआ है वहां पे हम हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। अब हाइपोवोलीमिया किस कंडीशन में? अगर किसी इंडिविजुअल को एक्सेसिव स्वेटिंग हुई है, एक्सेसिव स्वेटिंग से क्या हुआ है, ऐसे इंडिविजुअल को डिहाइड्रेशन हुई है और हाइपोवोलीमिया हो, वहां पे हम हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। क्योंकि एक्सेसिव स्वेटिंग में क्या होता है, जो स्वेट होता है एक इंडिविजुअल का, स्वेट इज हाइपोटोनिक इन नेचर, ठीक है, जो टोनिसिटी है स्वेट की दैट इज हाइपोटोनिक। सो जब किसी इंडिविजुअल को एक्सेसिव स्वेटिंग होगी उसको हाइपोवोलीमिया होगा, इन एडिशन विद दैट ऐसे इंडिविजुअल को हाइपरनेट्रीमिया होगा। सो
अब इस सोडियम को हमें डाइल्यूट करना है, फॉर दैट पर्पस हम हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन देते हैं। हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन में कितना सोडियम होता है, दैट इज 0.45 ग्राम्स ऑफ सोडियम पर 100 एम, ठीक है। देन हाइपरनेट्रीमिया होगा किसी इंडिविजुअल को, वहां पे भी हम हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं, क्योंकि ये जो हाफ ऑफ नॉर्मल सलाइन है ये डाइल्यूट करता है सोडियम को विद इन द बॉडी और विद इन द ब्लड। कंट्राइंडिकेशंस क्या बनेगी, हाइपर वॉल्यूम स्टेटस, जैसे किसी इंडिविजुअल को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है या रीनल फेलियर है या किसी इंडिविजुअल को पल्मोनरी एडिमा है। देन हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक है। हाइपरटोनिक सलाइन में क्या आता है, 3% नॉर्मल सलाइन और 5% नॉर्मल सलाइन, दैट आर द हाइपरटोनिक सलाइन, ठीक। कंपोजिशन की बात करेंगे, इसकी कंपोजिशन क्या होती है, सोडियम होता है 513 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर और क्लोरीन होता है 513, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन इंडिकेशन क्या होगी, सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया। अगर किसी इंडिविजुअल को सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया होगा वहां पे हम यूज करते हैं हाइपरटोनिक सलाइन का। क्यों, बिकॉज इसमें सोडियम जो है, सोडियम की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया यूजुअली उन पेशेंट्स में होता है दैट हैव डेवलप्ड द स्ट्रोक। जिन इंडिविजुअल में स्ट्रोक होता है उनमें सिम्टोमेटिक हाइपोनेट्रीमिया होता है, तो वहां पे हम 3% नॉर्मल सलाइन का यूज करते हैं। कंट्राइंडिकेशन सेम रहेगी, दैट इज द हाइपरवोलेमिक स्टेट। नेक्स्ट कम्स द आरएल, दैट इज द रिंगर लैक्टेट, ठीक है। कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें सोडियम होता है 130, पोटेशियम 4, कैल्शियम 3, क्लोरीन 1099, लैक्टेट 28। जो हर एक पैरामीटर होता है दैट इज इन मिली इक्विवेलेंट्स पर लीटर, ठीक। सो जो आरएल होता है, आरएल इज मोस्ट प्रेफरेबल फिजियोलॉजिकल फ्लूइड, इसको हम इमरजेंसी फ्लूइड या हार्टमैनस फ्लूइड भी बोलते हैं, ठीक। सो जो मोस्ट प्रेफरेबली हम यूज करते हैं दैट इज द रिंगर लैक्टेट, बिकॉज इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं इनकी जो कंसंट्रेशन होती है वो टू ए ग्रेटर एक्सटेंट रिजेंबल करती है उस कंसंट्रेशन से इलेक्ट्रोलाइट्स की जो ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। अगर हमें पूछा जाएगा कि आरएल से भी ज़्यादा मोस्ट फिजियोलॉजिकल फ्लूइड और प्रेफरेबल फ्लूइड कौन सा है, दैट इज द प्लाज्मा लाइट कैबलाइट, प्लाज्मा लाइट कैबलाइट। अब प्लाज्मा लाइट कैबलाइट हम ज़्यादा यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक्सपेंसिव होता है। अदरवाइज जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं विद इन द ब्लड स्ट्रीम वो सारे प्रेजेंट होते हैं इन द प्लाज्मा लाइट कैबलाइट, बट ये एक्सपेंसिव है, दैट इज द रीज़न कि ये हम वाइडली जो है इसका यूज़ नहीं करते हैं। इन दैट प्लेस हम रिंगर लैक्टेट का यूज़ करते हैं। देन इंडिकेशंस की बात करेंगे तो जो आरएल है दैट इज द फ्लूइड ऑफ चॉइस इन केस ऑफ डायरिया। डायरिया में क्या होता है, एज यू नो कि डायरिया में लॉस होते हैं लोअर जीआई सिक्रीशंस। लोअर जीआई सिक्रीशंस जब लॉस्ट हो जाती है तो उससे क्या निकलता है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, और वी कैन सी कि इन केस ऑफ डायरिया देयर ऑकर्स द मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब जो आरएल होता है, आरएल में लैक्टेट प्रेजेंट होता है, लैक्टेट कन्वर्ट होता है इन द लिवर इनटू बाइकार्ब। सो जो आरएल होता है ये बाइकार्बोनेट आयन्स प्रोवाइड करता है। जो लॉस होता है और बाइकार्बोनेट आयन्स इन केस ऑफ डायरिया वो ये प्रोवाइड करता है, दैट इज द रीजन कि ये फ्लूइड ऑफ चॉइस बनता है इन केस ऑफ डायरिया। देन बर्न्स, ठीक है। बर्न्स में लॉस होता है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम लॉस होता है, पोटेशियम लॉस होता है, कैल्शियम, क्लोरीन, सारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी इम्बैलेंस डेवलप हो जाती है। फॉर दैट पर्पस हम बर्न में भी क्या एडमिनिस्टर करते हैं, आरएल एडमिनिस्टर करते हैं। देन मेंटेनेंस फ्लूइड ड्यूरिंग एंड पोस्ट ऑफ सर्जरी, ठीक है। ड्यूरिंग और पोस्ट ऑफ सर्जरी में हम जो मेंटेनेंस फ्लूइड रखते हैं वो भी हम आरएल रखते हैं। रीजन सेम है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन अच्छी खासी होती है, भरी मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। देन कंट्राइंडिकेशंस क्या बनेगी, लिवर डिजीज। अगर किसी भी इंडिविजुअल में लिवर डिसऑर्डर होगा, लिवर डिसऑर्डर में हम आरएल यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, बिकॉज जो आरएल होता है इसमें जो लैक्टेट प्रेजेंट होता है वो कन्वर्ट होता है इन द लिवर इनटू द बाइकार्बोनेट आयन्स। अब हम अगर किसी लिवर डिजीज वाले को आरएल देंगे, लैक्टेट कन्वर्ट नहीं होगा इन द बाइकार्बोनेट आयन्स, लैक्टेट की लेवल ज़्यादा होगी, ऐसे इंडिविजुअल को लैक्टिक एसिडोसिस होगी। फॉर दैट पर्पस हम इन केस ऑफ लिवर डिसऑर्डर आरएल का यूज नहीं करते हैं। वोमिटिंग एंड कंटिन्यूअस नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। वोमिटिंग से क्या होता है, एक इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग अगर हमें किसी इंडिविजुअल को चल रही है कंटिन्यूअसली, ऐसे दोनों सिचुएशन में एक इंडिविजुअल को क्या होगा, देयर विल बी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अब जो आरएल है वो बाइकार्बोनेट आयन्स प्रोवाइड करता है और
जो वी कैन सिंपली से कि ये बेस प्रोवाइड करता है। सो ऐसे इंडिविजुअल को बेसिसिटी ज़्यादा हो सकती है और मेटाबॉलिक अल्कलोसिस जो है वो एग्रीवेट हो सकती है। फॉर दैट पर्पस हम वोमिटिंग और कंटिन्यूस नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग में आरएल का यूज नहीं करते हैं। अलॉन्ग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अलॉन्ग विद ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी आरएल कंट्राइंडिकेटेड होता है। क्यों कंट्राइंडिकेटेड होता है? क्योंकि आरएल जो है, आरएल कंटेन्स द कैल्शियम, ठीक है। जो हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ट्रांसफ्यूजन ब्लड में साइट्रेट प्रेजेंट होता है। जो साइट्रेट प्रेजेंट होता है ये एक्ट करता है एज एंटीकोगुलेंट। जब हम ऐसे इंडिविजुअल को, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा हो उसके बाद अगर हम ऐसे इंडिविजुअल को क्या है आरएल एडमिनिस्टर करेंगे तो ये कैल्शियम जो है ये रिएक्ट कर सकता है साइट्रेट के साथ और वहाँ पे कोगुलेशन के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कोगुलेशन एग्जिस्ट होती है वहाँ पे। दैट इज द रीजन कि आफ्टर द ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम आरएल का इमीडिएट यूज नहीं करते। अब अगर नीड है किसी इंडिविजुअल को रिंगर लैक्टेट की, फॉर दैट पर्पस हमें डिफरेंट आईवी लाइन जो है, डिफरेंट आईवी लाइन हमें चूज करनी है। उस लाइन से नहीं देना है जिस लाइन से ब्लड ट्रांसफ्यूजन चल रहा है या इमीडिएटली खत्म हुआ हो। देन आइसोलाइट जी, जी रिफ्लेक्ट्स द गैस्ट्रिक, जी रिप्रेजेंट्स गैस्ट्रिक, ठीक है। सो जो आइसोलाइट जी है ये हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी इंडिविजुअल में कंपनसेट करना हो गैस्ट्रिक फ्लूइड लॉस। अगर किसी इंडिविजुअल को गैस्ट्रिक फ्लूइड का लॉस हुआ हो बिकॉज ऑफ इधर वॉमिटिंग और बिकॉज ऑफ नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग, वहां पे अगर हमें उस गैस्ट्रिक फ्लूइड का के लॉस को कंपनसेट करना होगा वहां पे हम आइसोलाइट जी का यूज करते हैं। जी मीन्स द गैस्ट्रिक। कंपोजिशन की बात करेंगे, इसमें भी सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है और अमोनिया होता है। दैट इज द NH4 69 मिली इक्विवेलेंट। और ग्लूकोज जो होता है दैट इज द 50 ग्राम्स पर लीटर। सो NH4 क्या करता है? NH4 जो अमोनिया यहाँ पे होता है, NH4 डिसोसिएट होता है और इससे रिलीज होते हैं H पॉजिटिव आयन्स, ठीक है। H पॉजिटिव आयन्स इससे रिलीज होते हैं और ये जो प्रोसेस है सेम जगह पे होती है जैसे आरएल में होता है। इन केस ऑफ आरएल वहाँ पे लैक्टेट कन्वर्ट होता है इन बाइकार्बोनेट विद इन द लिवर। यहाँ पे भी अमोनिया जो है वो डिसोसिएट होता है विद इन द लिवर। सो ये रिलीज करता है, जो आइसोलाइट जी होता है ये रिलीज करता है H पॉजिटिव आयन्स को। सो सिंपली अगर किसी इंडिविजुअल को वोमिटिंग और कंटिन्यूअस नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग से मेटाबॉलिक अल्कलोसिस हुई हो वहां पे हम यूज करते हैं आइसोलाइट जी का। क्यों यूज करते हैं? बिकॉज ये H पॉजिटिव आयन्स जो है वो रिलीज करता है, उससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस कंपनसेट होती है। यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, देन अवॉइडेड इन हेपेटिक फेलियर। हेपेटिक फेलियर में क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक इंडिविजुअल को अमोनिया से एनकेफेलोपैथी हो सकती है अगर किसी इंडिविजुअल को क्या है, अगर किसी इंडिविजुअल को हेपेटिक फेलियर होगा, क्योंकि वहां पे जो अमोनिया है वो डिसोसिएट नहीं होगा। रेनल फेलियर वाले केस में क्यों कंट्राइंडिकेटेड है? क्योंकि रेनल फेलियर वाले केस में ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है। सो अगर हम आइसोलाइट जी का यूज करेंगे इट विल प्रमोट द मोर मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और अगर किसी इंडिविजुअल को ऑलरेडी मेटाबॉलिक एसिडोसिस है वहां पे भी हम आइसोलाइट जी का यूज नहीं करते हैं। देन आइसोलाइट एम, एम मीन्स मेंटेनेंस, ठीक है। एम मीन्स मेंटेनेंस। सो अगर हमें किसी इंडिविजुअल को मेंटेनेंस पे फ्लूइड रखना हो वहां पे हम आइसोलाइट एम का यूज करते हैं। आइसोलाइट एम के कंपोजिशन की बात करेंगे, इसमें भी सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, क्लोरीन होता है और फॉस्फेट प्लस एसीटेट होता है इन केस ऑफ आइसोलाइट एम। आइडियल मेंटेनेंस फ्लूइड होता है फॉर पेरेंटल फ्लूइड थेरेपी, ठीक है। हाइपोकैलेमिया अगर किसी इंडिविजुअल को ट्रीट करना हो वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ आइसोलाइट एम। आइसोलाइट एम का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें पोटेशियम जो है वो 30 मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं। ये एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द आइसोलाइट एम, ठीक है। अवॉइडेड इन रीनल फेलियर एंड हाइपोनेट्री में, ठीक। हाइपोनेट्री में ये अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि जो सोडियम है इसमें वो कम होता है। और रीनल फेलियर में ये क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि रीनल फेलियर में ऑलरेडी हाइपरकैलेमिया एक इंडिविजुअल को प्रेजेंट होता है। देन आइसोलाइट ई, ई मीन्स द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अगर हमें एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड मेंटेनेंस रखनी हो वहां पे हम आइसोलाइट ई का यूज करते हैं। कंपोजिशन सोडियम 140, पोटेशियम 10, क्लोरीन 103। एसीटेट जो होता है वो इसमें उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, कितनी होती है 47, ठीक है। कैल्शियम होता है प्लस ये आइसोलाइट ई जो है ये सोर्स ऑफ मैग्नीशियम होता है। साइट्रेट 8 होता है प्लस ग्लूकोज जो है 50 ग्राम्स पर लीटर होता है। सो अगर आपसे एग्जामिनर पूछा जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ फ्लूइड में जो है
मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है, दैट इज द आइसोलाइट ई। ठीक। इंडिकेशंस आर मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर किसी इंडिविजुअल को मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी वहां पे हम यूज करते हैं और दिस आइसोलाइट ई। आइसोलाइट ई का यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें जो है जो एसीटेट होता है, एसीटेट कन्वर्ट होता है इन द बाइकार्बोनेट। ठीक है, सो बाइकार्बोनेट जो है वो रिड्यूस करता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस को। ठीक। एंड प्री ऑपरेटिव मेंटेनेंस ऑफ ईसीएफ, अगर हमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन रखना होगा इन द प्री ऑपरेटिव फेज, और वी कैन सी कि हाइड्रेटेड रखना होगा पेशेंट को, एट दैट टाइम हम यूज करते हैं और आइसोलाइट ई। कंट्राइंडिकेशंस क्या है, कंट्राइंडिकेशंस है वोमिटिंग, क्योंकि वोमिटिंग से अल्कोलोसिस होती है और ये प्रोवाइड करता है बाइकार्बोनेट आयन, सो ये एग्रीवेट कर सकता है अल्कोलोसिस को, दैट इज द रीजन कि ये कंट्राइंडिकेटेड होता है इन केस ऑफ वोमिटिंग। देन नेक्स्ट सेक्शन इज द कोलाइड्स। ठीक है, कोलाइड्स का मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि कोलाइड्स क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन वगैरह क्या होती है। अब कोलाइड्स में कौन कौन से सबस्टेंसेस आते हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस आते हैं। फर्स्ट वन जो कॉमनली यूज होता है दैट इज द एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म जो है दैट इज द 5%। ठीक है, 5% एल्ब्यूमिन में कितना होता है, 5 ग्राम्स ऑफ एल्ब्यूमिन होते हैं पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे 20 mmHg होता है 5% का। एक्सपेंड्स द प्लाज्मा वॉल्यूम टू रफली द सेम एज द वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड। ठीक है, जो प्लाज्मा वॉल्यूम है, ठीक है, जो कोलाइडस होते हैं वो प्लाज्मा वॉल्यूम को एक्सपेंड करते हैं, इंक्रीज करते हैं। सो जो 5% होता है ये एक्सपेंड करता है प्लाज्मा वॉल्यूम को टू रफली द सेम एज द वॉल्यूम इन्फ्यूज्ड। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 ml का 5% वाला यूज किया, इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम बाई 100 ml। देन 25%, ठीक है, 25% में 25 ग्राम्स होते हैं पर डीएल। कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इसका 70 mmHg होता है और एक्सपेंड करता है प्लाज्मा वॉल्यूम को 4 टाइम्स द वॉल्यूम इन्फ्यूज। जितना हमने वॉल्यूम इन्फ्यूज किया उसका 4 टाइम्स ही प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज करता है। दैट मीन्स कि अगर आपने 100 ml एडमिनिस्टर किए, इट विल इंक्रीज द प्लाज्मा वॉल्यूम बाई 400 ml। जो कोलाइडस होते हैं और जो एल्ब्यूमिन होता है वो हम यूज नहीं करते हैं इन केस ऑफ द हाइपोवोल्यूमिक शॉक फॉर द फ्लूइड रिसस्टेशन, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बोला है कि जो कोलाइडस होते हैं वो ड्रैग करते हैं फ्लूइड को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस। ठीक, अब ऑलरेडी पेशेंट जो है वो इन द स्टेट ऑफ शॉक है, सो इंट्रावास्कुलर स्पेस में फ्लूइड की डेफिशिएंसी है, सो देयर आर द मैक्सिमल चांसेस कि इंटरस्टिशियल स्पेस में भी फ्लूइड की डेफिशिएंसी होगी। ये कोलाइडस जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फ्लूइड प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये ड्रैग करते हैं वाटर को फ्रॉम द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब ऑलरेडी वहां पे डेफिशिएंसी है फ्लूइड की, सो they are not used for resuscitation in case of the hypovolemic shock। ठीक, देन इंडिकेशंस क्या बनेगी, अगर हमें किसी इंडिविजुअल में प्लाज्मा वॉल्यूम जो है उसको एक्सपेंड करना हो, वहां पे हम यूज करते हैं ऑफ दिस कोलाइडस और ऑफ एल्ब्यूमिन। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंडिविजुअल को बर्न हुआ हो, बर्न में हमें प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस होता है, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम यूज करते हैं ऑफ एल्ब्यूमिन। और किसी इंडिविजुअल को हाइपोप्रोटीनीमिया हो, अगर एल्ब्यूमिन की या हाइपोएल्ब्यूमिनिया हो, अगर किसी इंडिविजुअल को एल्ब्यूमिन की लेवल ब्लड स्ट्रीम में कम हुई है, एल्ब्यूमिन का लॉस हो रहा है, एज फॉर इंस्टेंस की किसी इंडिविजुअल को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ हो, तो वहां पे हम यूज करते हैं और एल्ब्यूमिन। जो रेट ऑफ इन्फ्यूजन होता है दैट इज द 1 ml पर मिनट। ठीक है, 1 ml पर मिनट की स्पीड से हमें एक इंडिविजुअल को चलाना होता है। देन कंट्राइंडिकेशंस क्या बनती है, सीवियर एनीमिया में हम जो है एल्ब्यूमिन का यूज नहीं करते हैं, वहां पे सीवियर एनीमिया में ये कंट्राइंडिकेटेड बनता है। और हार्ट फेलियर अगर किसी इंडिविजुअल को डेवलप हुआ है, वहां पे हम एल्ब्यूमिन जो है वो एडमिनिस्टर नहीं करते हैं। देन डेक्स्ट्रॉन, डेक्स्ट्रॉन जो होता है दैट इज द ग्लूकोज पॉलीमर। ठीक है, डेक्स्ट्रॉन 40 इन 10% है, डेक्स्ट्रॉन 70 इन 60% है, इन दो फॉर्म्स में ये आता है। ठीक, सो ड्यूरेशन जो है इसकी दैट इज द 16 to 12 आवर्स। जब भी हम ये एडमिनिस्टर करते हैं ये एक इंडिविजुअल को, जो इसकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है वो रहती है फॉर 16 to 12 आवर्स। प्रिवेंट्स इंट्रावास्कुलर एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज एंड इम्प्रूव्स माइक्रो सर्कुलेशन। ठीक है, विद इन द वेसल्स ये क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज। ठीक है, अगर ये ब्लड वेसल है इसमें ये प्रिवेंट करता है एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज और इम्प्रूव करता है माइक्रो सर्कुलेशन को। दैट इज द रीजन कि जो डेक्स्ट्रॉन है वो हम प्रोफाइलैक्टिक फ्लूइड देते हैं फॉर डीवीटी। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डेक्स्ट्रॉन का। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये इंट्रावास्कुलर एग्रीगेशन ऑफ आरबीसीज को प्रिवेंट करता है। इंटरफियर विद ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग। ठीक है, जब भी किसी इंडिविजुअल को हमें डेक्स्ट्रॉन एडमिनिस्टर करना हो, वहां पे हमें
एक इंडिविजुअल को सबसे पहले क्या करना होता है, ब्लड ग्रुपिंग करनी होती है और क्रॉस मैचिंग करनी होती है, क्योंकि देयर आर सम टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स जिसमें क्या होता है, जो डेक्स्ट्रॉन है वो एलर्जिक होता है। दैट इज द रीजन कि अगर किसी इंडिविजुअल को डेक्स्ट्रॉन हमें एडमिनिस्टर करना हो, वहां पे हमें पहले ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग करनी है। आफ्टर दैट हम डेक्स्ट्रॉन का यूज कर सकते हैं। इंडिकेशन क्या बनती है, शॉक, ठीक है। अगर किसी इंडिविजुअल को हाइपोवोल्यूमिक शॉक डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द बर्न्स, वहां पे डेक्स्ट्रॉन का यूज करते हैं, ठीक है। सर्जरी के टाइम और पोस्ट ऑपरेटिव फेज में करते हैं। किसी इंडिविजुअल को एक्सेसिव हेमरेज हुआ हो, वहां पे हम डेक्स्ट्रॉन का यूज करते हैं। और प्रोफिलैक्सिस फॉर डीवीटी हम ये यूज़ करते हैं। बात करेंगे कंट्राइंडिकेशंस की, तो जो डेक्स्ट्रॉन होता है, डेक्स्ट्रॉन इज कंट्राइंडिकेटेड इन रीनल फेलियर एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, क्योंकि ये प्लाज्मा एक्सपेंडर एज एक्ट करता है, ठीक है। सो जब प्लाज्मा एक्सपेंडिंग होगी तो जो प्लाज्मा का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। और रीनल फेलियर और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ऑलरेडी एक इंडिविजुअल जो है हाइपरवोल्यूमिक स्टेट में होता है, सो हाइपरवोल्यूमिया इसका बढ़ जाएगा। रेजिमेंट की बात करेंगे, मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, ठीक है। तो शॉक में अगर हम डेक्स्ट्रॉन एडमिनिस्टर करेंगे, 500 ml ऑफ रैपिड आईवी इन्फ्यूजन करना है हमें, पहले एज आईवी बोलस देना है 500 ml। देन फॉर फर्स्ट 24 आवर्स हमें जो डोज है वो रखना है 20 ml पर kg। देन सब्सिक्वेंटली फिर क्या देना है हमें, 10 ml पर kg पर डे अप टू 5 डेज। पहले 500 ml बोलस देना है, देन फर्स्ट 24 आवर्स में हमें 20 ml पर kg देना है। आफ्टर दैट हमें 5 डेज के लिए 10 ml पर kg पर डे देना है। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए अगर यूज़ करेंगे, देन डे फर्स्ट पे 500 to 1000 ml देने हैं और 4 to 6 आवर्स। सेकंड डे पे 500 ml और टाइम ड्यूरेशन सेम रहेगी। और देन अप टू 10 डेज हम देते हैं 5 ml और ड्यूरेशन भी सेम रहती है, बट ऑन अल्टरनेट डेज देते हैं। सो थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के लिए फर्स्ट डे पे 500 to 1000 ml, ड्यूरेशन विल बी द सेम। सेकंड डे पे 500, ड्यूरेशन सेम रहेगी। देन अप टू 10 डेज 500 ml बट ऑन अल्टरनेट डेज देते हैं। और अगर सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में यूज़ करेंगे, 500 ml देते हैं ऑफ डेक्स्ट्रॉन ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव पीरियड एंड देन डेली पोस्ट ऑपरेटिव, कितने दिन के लिए, फॉर 3 डेज। देन जिलेटिन जो होता है, जिलेटिन इज डिग्रेडेड जिलेटिन होता है, 35 ग्राम इसमें सोडियम होते हैं 135, क्लोरीन 135 और कैल्शियम होता है 12.5 एंड पोटेशियम इज 5.1 इसमें पोटेशियम होता है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये इंटरफेयर नहीं करता है विथ कोगुलेशन, ठीक है। देन ब्लड ग्रुपिंग और क्रॉस मैचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। डेक्स्ट्रॉन में ज़रूरत पड़ती है। ड्यूरेशन जो है इसकी दैट इज़ 4 to 5 आवर्स। दैट मीन्स कि आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ये 4 to 5 आवर्स के लिए इफेक्टिव रहता है। और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है उसको एक्सपेंड करता है बाई 50% ऑफ वॉल्यूम इन्फ्यूजर। अगर आपने 100 ml इसका इन्फ्यूज़ किया तो 50 ml ये प्लाज्मा का वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड करेगा। और इंडिकेशन सेम रहेगी, एक्सपेंशन करेगा इंट्रावेनस वॉल्यूम का इन केस ऑफ बर्न्स या ट्रॉमा या इंट्रा और पोस्ट ऑपरेटिव ब्लड लॉस अगर हुआ हो किसी इंडिविजुअल में। देन कम्स द हीटा स्टार्च। हीटा स्टार्च जो होता है इट इज़ सिंथेटिक स्टार्च, ठीक है। ये होता है एस्टेरिफाइड अमाइलोपेक्टिन होता है इसमें, प्लस इसमें होता है आइसोटोनिक सलाइन। सो अगर कंपोजिशन पूछा जाएगी ऑफ हीटा स्टार्च दैट इज एस्टेरिफाइड अमाइलोपेक्टिन प्लस आइसोटोनिक सलाइन। कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है इसका दैट इज 30 mmHg और ड्यूरेशन होती है इसकी 24 आवर्स। सो सबसे हाईएस्ट ड्यूरेशन जो कोलाइडल सोल्यूशन की होती है वो होती है ऑफ हीटा स्टार्च। देन लेस एक्सपेंसिव है, सो कॉमनली हम ये यूज़ करते हैं, बट ये इंक्रीज कर देता है सीरम एमाइलेज लेवल्स को। सो इन केस ऑफ पेनक्रियाटाइटिस, स्पेशली द एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, हम हीटा स्टार्च जो है वो यूज़ नहीं करते हैं। इंडिकेशन सेम रहेगी, दैट इज़ द हाइपोवोल्यूमिया। देन अब एक और चीज़ आती है हमारे पास, दैट इज़ द हाउ टू स्टार्ट एंड मेंटेन द आईवी फ्लो, ठीक है। आप एज ए स्टाफ काम कर रहे हो या एज ए नर्सिंग स्टूडेंट आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ऑन डेली बेसिस यू आर एनकाउंटरिंग विद द आईवी फ्लूइड। सो यू आर सपोज टू नो कि कैसे स्टार्ट करना है और मेंटेन वगैरह वो कैसे करना है आईवी फ्लूइड को। सो हाइपोवोल्यूमिक शॉक अगर होगा किसी इंडिविजुअल को, यूजुअली आईवी फ्लूइड हम इन केस ऑफ शॉक इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट्स, तो हाइपोवोल्यूमिक शॉक के साथ आते हैं, तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले एक इंडिविजुअल को 500 ml देने हैं
ओवर 15 मिनट्स, रिपीट इफ नो रेस्पॉन्स। 500 ml देना है, क्या देना है, फ्लूइड ऑफ चॉइसेस नॉर्मल सलाइन, ओवर 15 मिनट्स देना है, दैट मीन्स हमें ये IV बोलस देना है। देन रिपीट इफ नो रेस्पॉन्स, अगर रेस्पॉन्स नहीं दिखाया पेशेंट ने, देन वी हैव टू रिपीट इट। कितना देना है रिपीटिशन में, 1 to 2 लीटर्स देने हैं ओवर 1 आवर। ठीक है, पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपने हाइपोवोल्यूमिक शॉक रूल आउट हुआ, देन 500 ml देने, हमने नॉर्मल सलाइन दिए ओवर 15 मिनट्स। ठीक, अगर पेशेंट ने रेस्पॉन्स दिखाया तो ठीक, नहीं दिखाया, रेस्पॉन्स दिखाना मतलब पेशेंट का BP जो है वो इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, अगर नहीं, देन 1 to 2 लीटर्स हम दे सकते हैं ओवर 1 आवर, 1 घंटे में 1 to 2 आवर्स। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, देन पेशेंट जो है उसका जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं पेशेंट के, ठीक है, VBG हमें पेशेंट का कलेक्ट करना है। आफ्टर दैट हम चेक करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स जो है पेशेंट का, उसका स्टेटस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स स्टेटस। जब इलेक्ट्रोलाइट्स स्टेटस से अब हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स की लेवल वगैरह क्या है, ऑन दैट बेसिस हम जो है फ्लूइड वो शिफ्ट कर सकते हैं फ्रॉम नॉर्मल सलाइन टू एनी अदर फ्लूइड। एज फॉर इंस्टेंस कि अगर पेशेंट को बिकॉज ऑफ वोमिटिंग ये हुआ है, बिकॉज ऑफ डहेरिया फ्लूइड लॉस हुआ है, तो वहाँ पे हम RL का यूज़ कर सकते हैं। देन जब हमने इलेक्ट्रोलाइट स्टेटस चेक किया, देन ऑन गोइंग लॉस हम चेक करते हैं कि ऑन गोइंग लॉस कितना हो रहा है पेशेंट का। अगर पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है तो वोमिटिंग के साथ कितना फ्लूइड लॉस हो रहा है, या डहेरिया हो रहा है और स्वेटिंग हो रही है, एक्टिव स्वेटिंग है पेशेंट को, तो ऑन गोइंग लॉस कितना है, प्लस यूरिन आउटपुट कितना आ रहा है पेशेंट का, प्लस 50 to 100 ml। ठीक है, इतने वॉल्यूम को हम ऐड करते हैं, ये हम देते हैं पर आवर। देन अगर पेशेंट जो है वो ऑरली एक्सेप्ट नहीं करता है, नो ऑरल एक्सेप्टेंस, ठीक है, अगर पेशेंट ऑरली एक्सेप्ट नहीं करता है, देन हमें पेशेंट को क्या करना है, मेंटेनेंस फ्लूइड पे रखना है। मेंटेनेंस फ्लूइड हम कितना रखते हैं और वो कैसे हम एडमिनिस्टर करते हैं। मेंटेनेंस फ्लूइड जो है 30 ml पर kg पर डे इसको वाटर मिलना चाहिए पेशेंट को। देन 1 मिलीमोल पर kg पर डे इसको सोडियम, पोटेशियम और क्लोरीन मिलना चाहिए, और 100 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज मिलना चाहिए इसको पर डे। दैट मीन्स कि पेशेंट को हम एज फॉर इंस्टेंस 30 ml ऑफ वाटर इसको डेक्स्ट्रो से मिलेगा। एज फॉर इंस्टेंस हमने DNS इसको लगाया और D5N वाटर लगाया। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह ये इसको नॉर्मल सलाइन और दिस RL से मिलेंगे, और ये जो इसकी ग्लूकोज रिक्वायरमेंट है ये फुलफिल होगी बाई डेक्सट्रोज 5% और DNS से। सो अल्टरनेटिवली हम डिफरेंट फ्लूइड जो है फ्लूइड शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक, देन कम्स द IV ड्रिप रेट। अगर अब पेशेंट को हमें कोई भी फ्लूइड देना है, IV फ्लूइड, तो ड्रिप रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ड्रिप रेट के लिए और फ्लो रेट के लिए जो फार्मूला हमारे पास होती है, दैट इज वॉल्यूम टू बी इन्फ्यूज। ठीक है, कितना वॉल्यूम हमें पेशेंट को देना है। एज फॉर इंस्टेंस हमें 500 ml ऑफ फ्लूइड देने हैं पेशेंट को। ठीक है, नॉर्मल सलाइन और व्हाट्सोएवर हमें पेशेंट को देना है। देन ड्यूरेशन ऑफ द इन्फ्यूजन, ड्यूरेशन कितनी है इन्फ्यूजन की। ठीक है, एज फॉर इंस्टेंस वी हैव टू एडमिनिस्टर 500 ml ओवर 4 आवर्स। ठीक है, सो ड्यूरेशन, ठीक, मल्टीप्लाइड बाई 60। 60 क्यों करते हैं मल्टीप्लाई, क्योंकि जो हमें लास्ट में मिलेगी फ्लो रेट वो हमें पर मिनट मिलनी चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई ड्रिप फैक्टर। ठीक है, ड्रिप फैक्टर क्या होगा, ऑन दैट बेसिस हम निकाल सकते हैं कि फ्लो रेट कितनी होती है। देखिए, जो भी हमारे पास रेगुलर ड्रिप सेट्स होते हैं उनका जो ड्रॉप फैक्टर होता है, ठीक है, दैट इज 15 ड्रॉप्स। ठीक है, पर ml उसका 15 ड्रॉप्स पर ml उसका ड्रिप फैक्टर होता है और ड्रॉप फैक्टर होता है। सो जो रेगुलर ड्रिप सेट्स होते हैं हमारे पास, और जो रूटीन ड्रिप सेट्स होते हैं, और जो मैक्रो ड्रिप सेट्स होते हैं, और जो माइक्रो होते हैं जैसे पीडियाट्रिक केसेस में होते हैं, ठीक, और चैम्बर सेट्स होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जो ड्रिप फैक्टर बनता है दैट इज 60 ड्रॉप्स कंप्राइज करते हैं 1 ml को। सो अगर यहाँ पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कभी फ्लो रेट में, ठीक है, वहाँ पे या तो ड्रिप फैक्टर दिया होता है या नहीं दिया होता है। अगर वहाँ पे लिखा है बाय मेजर ड्रिप सेट तो 15 ड्रॉप्स, और बाय माइक्रो ड्रिप सेट तो 60 ड्रॉप्स। तो ड्रिप फैक्टर को मल्टीप्लाई करना है बाय 15 और 60। एज फॉर इंस्टेंस अगर हम यहाँ पे इज्यूम करेंगे यहाँ पे माइक्रो ड्रिप सेट है, सो 500 ml बाय 4 मल्टीप्लाइड बाई 60। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 15 फोर्स। ठीक है, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे,
ये निकलेंगे ml पर मिनट, इसकी फ्लो रेट हमें रखनी है। ठीक, अगर फिर आप अगर इन ml उसको पर सेकंड भी करना होगा देन वी कैन डिवाइड इट अगेन बाई 60 मिनट। सो ये जो फार्मूला है ये इंपॉर्टेंट है, इसके रिलेटेड मल्टीपल टाइम्स जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डे टू डे लाइफ में ये यूज होते हैं हमारी। सो दिस वाज ए समराइज्ड लेक्चर रिगार्डिंग द IV fluids. Hope you have enjoyed each and every point of the lecture. Yeah.